बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम एस्पायरेंट्स ऑफ लेक्चरर एंड टीजीटी एस्पायरेंट्स, हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी एफपीएससी पास्ट पेपर 2017 के क्वेश्चन नंबर 22 तक। अब हम यहाँ 21 से आगे के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका स्टेटमेंट और चॉइसेस कुछ यूं हैं। एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। The minimum velocity required to escape Earth's gravitational field is square root of 2g, square root of 2gr, और square root of g over r, and none of this. इसमें से कौन सा चॉइस होगा? इसके लिए हम सबसे पहले इसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। थ्योरी यह है, escape velocity is obtained from energy conservation 1 over 2 mv square, which is equal to g capital M, mass of earth है, gravitation constant times mass of body divided by r। इसको सिंपलीफाई करने से आपके पास v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gr आ रहा है। ये जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है। अब जो क्वेश्चन नंबर 22 है ये फ्रैक्शन से रिलेटेड है। इफ f इज फ्रैक्शन, r इज नॉर्मल रिएक्शन एंड mu इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? फ्रैक्शन के लॉ के मुताबिक फ्रैक्शन लॉ है वो f is directly proportional to mu of r है। At limiting condition f is equal to mu of r। तो ये जो b कंडीशन है ये आपका ट्रू होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये सेट टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। द पावर्ड सेट p of x of a non-empty set x, ये कौन सी टोपोलॉजी होगी? स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी है, लार्जेस्ट टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी ही नहीं है, या नन ऑफ दिस है? जो टोपोलॉजी है उसमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। एग्जाम्स होते हैं 3, 5 और x बिलोंग करना चाहिए सब कलेक्शन से, टाउ से। ये क्लोज अंडर आर्बिट्ररी यूनियन होना चाहिए, क्लोज अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन होना चाहिए। जो पावर सेट ऑफ x है ये सबसे बड़ा कलेक्शन ऑफ सबसेट्स हैं और ये इन तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं ये जो पावर सेट है ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी और जो सबसे लार्जेस्ट टोपोलॉजी होगी जो किसी भी सेट पर आप डिफाइन कर सकते हैं। लिहाजा इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, if tau 1 and tau 2 are two topologies on x such that tau 1 contain in tau 2, तो tau 1 जो है is finer than tau 2 है, tau 1 contain in tau 2 है, या tau 1 is coarser than tau 2 है। नोट रखें सेट इंक्लूजन के लिहाज से टोपोलॉजी के जो है वो दो टाइप्स होते हैं, एक कोर्सर और एक फाइनर। जो स्मॉलर टोपोलॉजी है उसे कोर्सर कहते हैं और जो लार्जर टोपोलॉजी है वो आपके पास
डिफाइनर है। तो जो आंसर है, if tau1 contain in tau2, then tau1 has fewer open sets so that it is coarser, mean weaker than tau2, weaker और stronger topology भी कहते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 25 है, a point x belongs to set A is an interior point of A if there exists an open set mu such that interior point का क्या मतलब है? अगर ये इंटीरियर पॉइंट है तो ये कंडीशन, पहला कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, या ओपन सेट ए में से बिलोंग करेगा। तो नोट रखें, जो टोपोलॉजी की ओपन सेट्स की जो डिफिनेशन है उसके मुताबिक इन टोपोलॉजी अ पॉइंट x इज कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट x। किसी भी सेट के उस पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट तब कहते हैं जब उस पॉइंट के अराउंड आपको एक ओपन सेट मिल जाए और वो ओपन सेट उसी सेट के अंदर से बिलोंग करे। यानी कोई ओपन सेट मिल जाए, फिर वो एलिमेंट उस ओपन सेट से बिलोंग करे, फिर वो जो ओपन सेट है वो सेट से बिलोंग करे। अगर ऐसा हो तो हम क्या कहते हैं, इसको इंटीरियर पॉइंट कहते हैं इस एक्स को। तो जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट है। जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, ये डेंस सबसेट से रिलेटेड है। A subset A of a topological space X is dense in X if जो A बार है वो एम्प्टी हो। ये जो A बार है, बार का मतलब है यहाँ पे क्लोजर, वो A हो या A बार पूरस X के बराबर हो। तो नोट रखें, अगर किसी सेट का क्लोजर यानी सेट उस X का सबसेट है, उसका क्लोजर खुद स्पेस के इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, डेंस सबसेट कहते हैं। लिहाजा जो इसका आंसर है, द क्लोजर ऑफ अ सेट ए डिनोटेड बाय ए बार। क्लोजर का मतलब सेट ए भी शामिल हो और इसके डिराइव सेट भी उसमें शामिल हो। सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स को डिराइव सेट कहते हैं। तो सेट ए क्या कहलाएगा, डेंस कहलाएगा। इसका जो दूसरा आसान मतलब ये है, जो सेट ए का जो क्लोजर है वो खुद पूरा स्पेस आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड डेंस सेट। तो ऑप्शन सी आपको सही होना चाहिए। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, जैसे कि सेट ऑफ रैशनल नंबर है, ये आर में डेंस है क्योंकि सेट ऑफ रैशनल नंबर का जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो पूरा पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ, जो क्यू बार है वो आर के इक्वल है। जो क्वेश्चन नंबर 27 है उसमें यह है, a point x of a topological space x is said to be a limit point of subset of a of x if for every open set mu containing x we have। लिमिट पॉइंट का सीधा सीधा मतलब ये है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस हो, यानी टोपोलॉजिकल स्पेस हो जो डिफाइन किया गया हो एक्स पर टोपोलॉजी, और ए सबसेट ऑफ एक्स हो, तो उस पॉइंट एक्स को हम लिमिट पॉइंट तब कहेंगे जब किसी भी ओपन सेट के साथ उस सबसेट ए का इंटरसेक्शन कर ले, फिर उसमें से वो पॉइंट निकाल दें, तब आपके पास क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन ये आपके पास करेक्ट है क्योंकि ऊपर दोनों में एम्प्टी आ रहा है, यानी इंटरसेक्ट करना चाहिए इस पॉइंट के अलावा भी। जैसे कि इसकी प्रॉपर डिफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है, लेट एक्स कॉमा टाउ बी a topological space and a subset of x, a point x belongs to x is called a limit point or accumulation point or cluster point of A if every open set mu containing x
contain at least one point of A different from X, यानी उस X के अलावा भी A और ओपन सेट इंटरसेक्ट करना चाहिए जिसमें तमाम ओपन सेट्स टाउ से बिलोंग करेगा और वो एलिमेंट म्यू से बिलोंग करेगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 28 है, which of the following statement is true? A limit point of A is always a point of A. जरूरी नहीं है लिमिट पॉइंट सेट का भी पॉइंट हो। A limit point of A is always a limit point of A. A limit point of A is always a limit point of A. और a limit point of A is always limit point of A. जाहिर सी बात है, ये जो तीनों की तीनों है, ये ऑल ऑप्शंस आना चाहिए यहाँ पे। आप लिमिट पॉइंट ही हो सकता है, ये ए का पॉइंट होना ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब जैसे कि यहाँ पे है a limit point A of A need not belong to A। एग्जाम्पल ये है R के अंदर 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ 0, 1 है, मगर हमें पता है 0 यहाँ पे जो है सेट में से बिलोंग नहीं कर रहा। सो ज़रूरी नहीं है कि लिमिट पॉइंट के लिए उस सेट का भी पॉइंट हो, सेट के बाहर से भी हो सकता है। Which of the following statement is true? An isolated point of A is always a limit point of A. An isolated point of A can never be a limit point of A. A limit point of A is always limit point of A। और फिर यही है। तो ये तो स्टेटमेंट दोनों लास्ट वाले दोनों ट्रू हैं। जो आइसोलेटेड पॉइंट है ना, ये आपका लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आइसोलेटेड पॉइंट का मतलब ये है अ पॉइंट x बिलोंग्स टू A इज आइसोलेटेड पॉइंट। अगर ओपन सेट और A का इंटरसेक्शन करें तो सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आना चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास x आना चाहिए, यानी x को निकाल दें तो सेट क्या होगा, एम्प्टी हो जाएगा। और हमारे डिफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, डिफिनेशन में हमने पढ़ा था सेट A को निकाल के भी इंटरसेक्शन क्या हो, नॉन एम्प्टी हो। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें आपने ये देखना है, ये टोपोलॉजी है एक नॉन एम्प्टी सेट पर डिफाइन किया है, और एक सेट ए है ए बी सी। तो आपने सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स को देखना है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स को देखना है, इसलिए हमें करना क्या पड़ेगा, किसी भी ओपन सेट के साथ एक इंटरसेक्शन ले लें जिसमें ए कंटेन कर रहा हो। अगर हमने ये देखना हो ए लिमिट पॉइंट है कि या नहीं है, तो इंटरसेक्शन जो है हमेशा नॉन एम्प्टी आना चाहिए। अगर हम पॉइंट ए को चेक करें, पॉइंट ए को कंटेन करने वाले इंटरवल्स ए डी, ए बी डी, ए सी डी है, एक्स है और ए डी है। इन तमाम में डी है, अगर ए का इंटरसेक्शन करें तो डी तो ए में से बिलोंग नहीं कर रहा, बी भी ए में से बिलोंग नहीं कर रहा, सिर्फ ए कॉमन है। अगर इंटरसेक्शन करने के बाद ए को निकाल दें तो ये नॉन एम्प्टी एम्प्टी सेट आ रहा, तो इसलिए इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। दूसरा पॉइंट बी के लिहाज से देखें तो एक में बी है, ए बी डी है, एक्स है और बी है। इसमें भी आप देखें बी है, बी के साथ ए का इंटरसेक्शन कर लें तो दोबारा से क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है। हमारे लिए ये होना चाहिए हर ओपन सेट के साथ जिसमें बी कंटेन कर रहा हो, उसके साथ ए का इंटरसेक्शन करने से नॉन एम्प्टी आना चाहिए। पॉइंट सी है, सी को कंटेन करने वाला जो है ए सी डी ई है और एक्स है, दोनों को ए के साथ इंटरसेक्ट करें और ए को निकाल भी दें तो दोनों में सी आ रहा है, सो लिहाजा ये नॉन एम्प्टी सेट आ रहा है, इसलिए सी हमारा लिमिट पॉइंट है। डी देखें पॉइंट डी पर, तो डी को कंटेन करने वाले जो ओपन सेट्स हैं वो ए डी, ए बी डी,
ACDE एक्स और AD है। इन तमाम में भी हम ए के साथ इंटरसेक्शन करें तो ए के अलावा डी पॉइंट है कॉमन, सो ये भी आपके पास लिमिट पॉइंट है। ई को देखें तो ई के लिए अगर रेस्पेक्ट से देखें तो ये होगा ACD और एक्स है, ई को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स, और ए के साथ इंटरसेक्शन करने से सी आ रहा है, सो ई भी हमारा लिमिट पॉइंट है। सो इन ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है, नॉन ऑफ दिस होगा। अब जो सीक्वेंस है, the sequence xn of points of a matrix space is said to be convergent to x belongs to x if for each there exists a positive integer n naught such that n greater than n naught implies। कन्वर्जेंट का मतलब ये है एक्स एन और एक्स का डिस्टेंस ले लें तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो। ये जो ऑप्शन बी है ए है, ये आपका करेक्ट है। यानी एप्सिलॉन जो है वो बहुत ही क्लोजनेस पॉइंट को शो करेगा, एन नॉट डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन। जो कंडीशन है वो स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस और लिमिट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो, तो इसे हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 33 है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद बेस b एंड एल्टीट्यूड y इज। पैरेललोग्राम का यानी ट्राइंगल के एरिया का डबल कर लें तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। यानी जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होगा, और बेस x है और हाइट जो है y है। एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज पाई और 4 होगा। रेगुलर ऑक्टागन जो है, रेगुलर ऑक्टागन, एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन है, वो आपका क्या होना चाहिए। अब हमें पता है फॉर एनी रेगुलर पॉलीगॉन विथ n साइड्स सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ईच एक्सटर्नल एंगल जो है वो 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड्स होगा, तो 2 पाई ओवर n रेडियंस होंगे। इंटरनल एंगल 180 डिग्री माइनस एक्सटर्नल एंगल है, तो फॉर रेगुलर ऑक्टागन n इज इक्वल टू 8, तो एक्सटर्नल एंगल 45 डिग्री होगा, और ये जो 45 को रेडियन में चेंज करें तो पाई और 4 आ रहा है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन ax प्लस b इज इक्वल टू 0, जिसमें a कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0, ये जो कंडीशन सी जो डी है ये करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में वो हम यूँ लिख सकते हैं, यहाँ पे a और b कॉन्स्टेंट्स हैं, a कोफिशिएंट है, x is the variable, a should not be equal to 0, otherwise कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए a तो 0 नहीं होना चाहिए, मगर b के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए इसमें हमारा जो ऑप्शन है इसमें कोई से भी ऑप्शन करेक्ट नहीं। इन ऑप्शन में से ये आना चाहिए था a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और b के लिए कोई कंडीशन नहीं था, या b इक्वल टू 0 हो तब भी चलना था, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं है। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री का मतलब ये है हाईएस्ट पावर को ऐड करते हैं, यहाँ पे x की पावर जो 4 और प्लस 2 है तो ये 6 होगा, तो इसकी डिग्री 6 होनी चाहिए। अब पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय इट्स फैक्टर, द रिमाइंडर इज इक्वल टू। अगर एक पॉलिनोमियल अपने फैक्टर से डिवाइड हो जाता है तो जो रिमाइंडर है वो जो 0 आना चाहिए। डिवीजन का मतलब ये है इसका रिमाइंडर 0 हो। द रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर, आपको पता होना चाहिए जो रेडियस और रेडियस एंड द टेंजेंट ऑफ सर्कल, ये हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, यूं हो जाएंगे।
ये टेंजेंट है, तो ये जो रेडियस है ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 41 है, लिमिट ऑफ साइन 2x डिवाइड बाई x, इसका क्या लिमिट होना चाहिए? इसका लिमिट 2 होगा। इसलिए 2 होगा क्योंकि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। इसलिए हमें यहाँ पे साइन 2x डिवाइड बाई x था। इधर एंगल सेम बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, तो 2 इंटू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा जैसा आ गया। तो जो आंसर है वो ए है। जो क्वेश्चन नंबर 45 है, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू 4x एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज, इसका एरिया क्या होना चाहिए? पैराबोला जो है वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, वर्टेक्स एट 0 0 है, फोकस एट a0 है। सो जो लेटेस्ट रेक्टम है वो x इज इक्वल टू a हो गया। वर्टिकल लाइन जो है थ्रू फोकस पास हो रहा है। अब हमने इसके एरिया देखना है, यानी इसके जो ग्राफ बनेगा, इसके जो ग्राफ बनेगा वो यूं बनेगा, कुछ यूं शेप का बन रहा है। अब ये दो इसके एरिया आ रहा है, एक ये वाला एरिया आ रहा है, ये जो एरिया है, और एक ये एरिया है। सो एरिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 0 टू a, 0 टू a, ये दोनों है यहाँ से यहाँ तक, ये a है। 0 टू a दो दफा, एक अपर साइड एक लोअर साइड, y dx है। 0 टू a 4x dx, इसका मैं इंटीग्रेट करूँ तो 4 का रूट 2 है, बाहर आ जाएगा, एक कांस्टेंट है, और इसको इंटीग्रेशन करने के बाद 8/3a स्क्वायर आ रहा है। अब इधर जो क्वेश्चन नंबर 46 है, if a point lies in the third quadrant then its conjugate lies in the which quadrant? First, second, third या none of this? अगर कोई पॉइंट फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस वाई है, कॉन्जुगेट है वो x माइनस आयोटा y है, तो क्वाड्रेंट ऑफ z होना चाहिए, वो साइन के थ्रू डिटरमाइन करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट है तो x भी लेस देन 0 है और y भी लेस देन 0 है, तो इसके जो कॉन्जुगेट है इफ z इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये कंडीशन होगा। कॉन्जुगेट ले लें तो x माइनस आयोटा y है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x माइनस में है और y प्लस में है, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जो क्वेश्चन 47 है वो सेंटर ऑफ द स्फीयर निकालना है, तो आपने सर्कल की इक्वेशंस की तरह, जिस तरह सर्कल का सेंटर निकालते थे कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू, उसके सेंटर निकालें, तो आपके पास जो सेंटर आएगा वो ये जो ऑप्शन बी है ये वाला आना चाहिए। अब जो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ux प्लस 2y प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0 है। सेंटर जो है वो माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2x को एज इट इज लिखा, वाई स्क्वायर प्लस 4y को एज इट इज लिखा, जी स्क्वायर प्लस 9z, इसको रीअरेंज करके जो 13 है उसको दूसरे साइड पर लेके गया तो -13 आ गया। कंप्लीट स्क्वायर करें तो इधर हमें +1 बढ़ाना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे 2 है, ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट में ए स्क्वायर प्लस 9z है, इसलिए 2ab करने के लिए मुझे 9 और 4 बढ़ाना पड़ेगा, और जो इधर लेफ्ट साइड पे अपनी तरफ से बढ़ाया वो राइट साइड पे भी ऐड किया। इनको सिंप्लीफाई करने के बाद x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 स्क्वायर प्लस जी प्लस 9 और 2 होल स्क्वायर आ रहा है, और ये 49 और 4 आ जाएगा। जो इसके सेंटर है वो ये x माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर, तो -1 -2 -9 ओवर 2 आ रहा है।
जो क्वेश्चन नंबर 49 है, द एंगल बिटवीन टू लाइंस, एक L1 यहाँ पे दिया हुआ है, एक L2 यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपने बताना है कि इन दोनों लाइंस के बीच क्या एंगल होगा। फॉर टू लाइंस D1 जो है आपके पास A1 B1 C1 है, एक वेक्टर के कोफिशिएंट, G2 A2 B2 C2 है। ये जो डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं वो है। और एंगल निकालने के लिए cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तमाम D1 के वेक्टर्स के इसका अलग से निकाला मैग्नीट्यूड, और G2 का अलग से निकाल के डिवाइड कर दिया। तो D1 1 2 3 है, G2 2 -3 और -4 है। ये एज इट इज फॉर्मूले में पुट किया। और cos थीटा इज इक्वल टू 8 और 14 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 29 का स्क्वायर रूट है, विच इज इक्वल टू 8 ओवर 404 का स्क्वायर रूट। और इसको 0.39, जब cos इनवर्स करेंगे तो फिर आपके पास जो एंगल है वो ऑलमोस्ट 40 डिग्री आ रहा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब जो क्वेश्चन नंबर 54 है उसमें वो ये है, अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज जनरेटेड बाय। साइक्लिक ग्रुप है, ये n ऑर्डर हो, ये किसके थ्रू जनरेट होगा? ये इसमें से n एलिमेंट, n-1 एलिमेंट और 1 एलिमेंट। A cyclic group is a group that can be generated by a single element. सिंगल एलिमेंट के थ्रू तमाम जो ग्रुप है उसको, ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उसको जनरेट करेंगे। यानी उस G में कोई एक एलिमेंट होगा G, स्मॉल g, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ G कैन बी रिटन एज G की पावर k। एक एलिमेंट की पावर में उस जनरेटर की पावर k करते जाएं, कोई पावर लेते जाएं, तो पूरा जो एलिमेंट है वो आता जाएगा। तो a cyclic group of order n has 5 times of n generator where phi is Euler totient function। तो जनरेटर जो है नेसेसरी नहीं है वन हो, लेकिन जो ग्रुप है वो हमेशा क्या होगा, जनरेटेड जो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होगा वो सिंगल एलिमेंट के थ्रू ही जनरेट होगा। यानी एक ग्रुप को जनरेट करने के लिए सिंगल एलिमेंट के थ्रू जनरेट होना जरूरी है। और नोट रखें, एक से ज्यादा जनरेटर भी हो सकता है, मगर जो जनरेट करेगा वो सिंगल एलिमेंट के थ्रू जनरेट होगा। तो इसके जो ऑप्शन है वो इसका सी है। क्वेश्चन नंबर 55 है, लेट G be a group of order 13, then G is not cyclic, G is non-abelian, G is commutative. Every group of prime order is cyclic, every cyclic group is abelian. Since 13 is prime, हमें पता है जो ऑर्डर 13 हो तो ये प्राइम है, तो प्राइम है तो ये साइक्लिक है, फिर साइक्लिक है तो ये फिर एबेलियन है, इसी को हम कम्यूटेटिव ग्रुप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी स्क्वायर इफ ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देन जी इज साइक्लिक, जी में भी एबेलियन, जी इज एबेलियन, या नन ऑफ दिस। अब इसमें यह है, ए बी होल स्क्वायर है तो इसको हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर सकते हैं, और यहाँ पे ए बी भी कर सकते हैं। सो ए बी को हम बी ए बी लिख सकते हैं। सो नोट रखें, ये जो कंडीशन है ये एबेलियन कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा।